हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो आज हम अपना जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा, उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज सॉइल इरोजन। तो इससे पहले वाले जो पार्ट में हमने किया था, उसमें हमने किया था टाइप ऑफ सॉइल, कंप्लीट डिटेल हमने किया सॉइल के बारे में। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग ऑल काइंड ऑफ सॉइल विच 6 कैटेगरीज वी हैव डिस्कस्ड। तो 6 टाइप जो मिट्टी की हैं वो हमने उसमें सारे डिस्कस की थी। आज हम कर रहे हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी कटाव। तो इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है एंड देयर इज़ अ वास्ट एरिया विच इज़ डिग्रेडेड। दिस इज ये लैंड डिग्रेडेशन में एक हम लेते हैं, बिकॉज इरोजनल एक्टिविटी क्या करता है कि मिट्टी को कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। ओके, सो बेसिकली व्हेन the upper layer of, we can say the top soil when left by the air or washed by running water, then we call that soil erosion। अगर मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो हवा की वजह से या पानी की वजह से धुल जाए या उड़ जाए तो उसे हम कहते हैं कि मिट्टी कटाव। ठीक है, और स्पेशली वेयर like in Rajasthan because the soil is very light, बहुत हल्का soil है वहाँ पे, sandy soil है, so that's why wind can lift from top soil from one place to another, एक जगह से उसको उठा के दूसरी जगह वो डाल देती है। ठीक है, इसी तरह जो हिमालयन टेरेन है, जो स्लोपी एरिया है, स्लोपी एरिया में पानी जब बारिश आती है पानी बहता है तो उसकी वजह से जो वहाँ का टॉप सॉइल है वो पानी के साथ फ्लो होकर दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, तो वैसे तो क्या होता है कि देखो जनरली इरोजनल एक्टिविटी, डिपोजिशनल एक्टिविटी दे गो हैंड इन हैंड, वो एक साथ ही चलती हैं। जनरली दिस इज अ बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, डिपोजिशनल एक्टिविटी, इरोजनल एक्टिविटी, ये सब क्या होता है कहीं ना कहीं एक साथ ही चलते हैं। अब एक जगह से अगर इरोजन हो रहा है तो दूसरी जगह डिपोजिशन हो रहा है, मीन्स एक जगह से मिट्टी कट के गई तो वहाँ तो वो सॉइल इरोजन हो गया, बट वो मिट्टी कहीं तो डलेगी जाके, तो जहाँ डलेगी वहाँ डिपोजिशनल एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, सो देयर आर मैनी रीज़न, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। लाइक फर्स्ट माइनिंग, सेकंड डिफॉरेस्टेशन, वही बातें हैं जो हमने लैंड डिग्रेडेशन में किया था। ओके, एंड थर्ड या इसको हम ले लेते हैं स्लोपी एरिया, जो स्लोप्स हैं। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि रनिंग वाटर वहाँ पे काफ़ी सॉइल इरोजन करता है। ठीक है, सो ओवर ग्रेजिंग, सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल। अब माइनिंग है, माइनिंग में क्या होता है कि जिस एरिया में माइनिंग हो रही है वो मिट्टी वहाँ से बारीक पार्टिकल उड़ के दूसरी जगह गिरते हैं। ठीक है, या हवाओं के साथ उड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटेंगे तो वहाँ जो मिट्टी की बाइंडनेस है, ठीक है, बाउंड नहीं रहेगा, उसकी वजह से मिट्टी बहुत जल्दी इरोजनल एक्टिविटी में आ जाती है। ठीक है, स्लोप हैं, ढलानों पे क्या होता है कि अगर बहुत तेज़ पानी बह के आता है तो वो ऊपर की लेयर को हटा देता है। ओवर ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग में भी ये कि जो जानवर हैं उनके पैरों की वजह से बहुत, या तो वो घास को खा लेंगे या फिर पैरों से उनके उस एरिया की जो ग्रास है वो अपना रूट छोड़ देगा। ठीक है, उस वजह से वहाँ की जो सॉइल का बाइंडिंग पावर था वो कम हो जाता है, देन ईजिली दैट कैन बी इरोजन। ओके, now type of soil erosion. Basically there are two factors. First one, where water is the major reason of erosion. ठीक है, पानी की वजह से। अब इसमें दो कैटेगरी आती हैं, गली इरोजन एंड शेड इरोजन। Okay, so gully erosion, this is in most part you can see gully erosion। जब पानी फ्लो के आता है तो वो मिट्टी when it cut clay soil into different parts, क्या करता है, जो मिट्टी में पानी क्या जब एक जगह पे बहाव आता है तो वो उस जगह की मिट्टी को काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ क्या हो जाता है, एक नालियाँ सी बन जाती हैं। ठीक है, या अगर कोई बड़ा ड्रेनेज पैटर्न है, जैसे अगर आप चंबल रीजन में जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि बहुत बड़ी बड़ी और गहरी गहरियाँ से वहाँ पर एक
बहुत बड़े बड़े नालियाँ बनी हुई हैं बहुत, तो वो गली इरोजन का, बिकॉज उनको हम बोलते हैं रवाइंस, जो चंबल रीजन में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो रवाइंस जो बनते हैं वो गली इरोजन की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। शीट इरोजन, व्हेन टॉप सॉइल इज वॉश्ड बाय एंड अ वास्ट एरिया इज अफेक्टेड बाय द वाटर, एक बहुत बड़े एरिया में पानी जो है बह के जाता है और ऊपरी परत को पूरी तरह से हटा देता है या दूसरी जगह बहा ले जाता है, दैट कॉल्ड शीट इरोजन, उसको हम शीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर के साथ साथ वाइंड इरोजन, ओके। सो वाटर के बाद वाइंड इज ऑल्सो अ पावरफुल एजेंट दैट कैन लिफ्ट सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हवा के साथ भी क्या होता है, मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर चली जाती है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया राजस्थान, ओके, जो लेटराइट सॉइल के एरिया हैं या डिज़र्ट सॉइल के एरिया हैं, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी की जो बाइंडनेस है वो बहुत कम है, तो ऐसे एरिया में वाइंड की वजह से बहुत जल्दी इरोजनल एक्टिविटी देखने को मिलती है, ओके। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल सॉइल इरोजन? Okay, controlling measures. So, how can we control soil erosion? Which measure can we use through which we can check soil erosion? So, first of all, like as you know, the controlling measure कहाँ से निकल के आएंगे? जो problems थी, like deforestation की वजह से सॉइल इरोजन होता है, तो इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? अफॉरेस्टेशन। सो अफॉरेस्टेशन, इसके बाद सेकंड हम लेते हैं टेरेस फार्मिंग, उसके बाद थर्ड कंटूर प्लफिंग, ठीक है, फोर्थ क्रॉप रोटेशन, एंड फिफ्थ हम लेते हैं ठीक है अफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लफिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अभी एक मैं आपको बताता हूँ। अफॉरेस्टेशन में क्या रहता है कि मेजर एरिया में जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा या उस एरिया में ग्रासलैंड नहीं रहेगा, ठीक है, तो अगर ग्रास नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे सॉइल की बाइंडिंग पावर ज़्यादा नहीं रहेगी और वो बहुत जल्दी इरोजनल एक्टिविटी वहाँ पे होने का चांस रहेगा, ठीक है, उसको हम बैड लैंड बोलते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया की जो सॉइल है उसकी बाइंडिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मिट्टी जो है वो पेड़ों के जड़ों में बंधी रहेगी और वह जो इरोजनल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग, स्पेशली इन हिमालयन रीजन एंड तराई एरियाज, जो ढलान के इलाके हैं, ठीक है, इन दोज एरियाज वी हैव अडॉप्टेड दिस मेजर, हमने इस मेजर को यूज़ किया है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आसाम में जाएंगे तो वहाँ जो चाय के बागान है वो टेरेस फार्मिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है। उसमें एक फिर इस तरह नीचे नीचे पहाड़ी को ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, टेरेस फार्मिंग। तो उससे क्या होता है, वाटर का जो फ्लो है वो स्लोप पे एकदम तेज नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे नीचे खेतों तक जाते जाते उतना पावर में वो नहीं जा पाएगा, ओके। उसके बाद आता है कंटूर प्लफिंग। कंटूर प्लफिंग में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समोच्च जुताई। व्हेन जब एक चाहे ढलानदार इलाका है तो हम जो एग्रीकल्चर करते हैं वो ढलान के साथ नहीं करते और उसमें कर्वी शेप्स बना देते हैं। जैसे मान लीजिए इस वे में कर दिया, ठीक है, इस वे में, तो इस तरह हम क्या करते हैं उसमें कुछ कर्वी शेप्स में वहाँ पर एग्रीकल्चर को करते हैं, ठीक है। यानी ढलान के अपोजिट डायरेक्शन में या उसको रोकने के हिसाब से कुछ हम वहाँ खेती करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंटूर प्लफिंग। इसके बाद आती है क्रॉप रोटेशन। इफ़ यू आर रिपीटिंग द क्रॉप्स देन इट कैन डिस्ट्रॉय सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अगर आप एक ही फसल बार बार उगाएंगे तो जो न्यूट्रिशन वो फसल इस्तेमाल करेगी उस न्यूट्रिशन का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। तो वो
मिट्टी की क्वालिटी को ख़राब कर देगा एंड दैट विल क्रिएट सम मोर प्रॉब्लम इन फ्यूचर, आगे आके वो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। तो बेटर क्या है कि क्रॉप रोटेशन, ठीक है, एक के बाद दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो वो न्यूट्रिशन जो है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रहेंगे, ठीक है। फिर हम लेते हैं लास्ट शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है कि हिंदी में बोलते हैं रक्षक मेखलाएं, जो कि क्या करते हैं व्हेन इफ वी हैव एनी एरिया एंड दैट इज़ प्रोन टू वाइंड इरोजन और वाटर इरोजन, जो कि बहुत जल्दी पानी के या हवा के प्रभाव से इरोजन वहाँ पे कटाव हो सकता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, पेड़ों की लाइनें लगाते हैं, ठीक है। वी प्लांट ट्रीज इन अ रो, तो कुछ जगहों पे सिंगल एक ही रो लगा दी जाती है, कुछ जगहों पे हवाएं जो होती है तेज़ रहती हैं तो वहाँ पे एक के बाद एक और रो लगाई जाती है। तो 2 या 3 रो जो हैं, पंक्तियाँ पेड़ों की लगाई जाती हैं, जिससे जो वाइंड्स हैं, हवाएं हैं, उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, और वो मिट्टी को उड़ा ले जाने में उतना पावरफुल तब नहीं रहती। तो हमने किया व्हाट इज सॉइल इरोजन टाइप एंड देन रीजंस एंड कंट्रोलिंग मेजर। ओके गाइज, तो इनको आप क्या करेंगे, डिटेल फिल करेंगे। जो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है अच्छे से, जो अभी डिटेल हमने डिस्कस किया उसको आप नोट्स बनाएंगे और उसके आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अभी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा जियोग्राफी का था, उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट किया है। ये हमारा लास्ट पार्ट था, ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको अभी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके गाइज। और अगर आपको कोई फीडबैक है तो भी हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।